प्रदेश के समस्त अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम सारे साथियों के, हमारे तमाम सारे कर्मचारी भाइयों के पिछले कुछ दिनों में काफी मैसेज भी आए, फोन भी आए। ये मार्च का महीना है और इस समय प्रदेश के अलग अलग विभागों के अंदर जो टेंडर चल रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के, उनकी अवधि पूरी हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश निकाला है, वहां के कर्मचारियों में बड़ा असमंजस की स्थिति है और उनको सुपरवाइजरों ने इनडायरेक्टली 31 मार्च से काम से बंद करने की बात कही है। उसी तरीके के जितने भी केंद्र और राज्य के छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो ज्यादातर प्रोजेक्टों की समयावधि मार्च में पूरी हो रही है और सरकार में लगता है कि इन प्रोजेक्टों में काम कर रहे हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को वो छटनी करेगी। और ये अचानक एकाएक नहीं हो रहा है। सरकार 2-3 महीने पहले खुद कैबिनेट से ये तय कर चुकी थी कि हम 2027 तक धीरे धीरे सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को की छटनी करेंगे, तो ये पहले से संकेत थे। और इसके बाद भी मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस तत्परता के साथ, जिस चिंता के साथ एकजुट होना चाहिए, नहीं हुए। और ये सरकार के पास, अधिकारियों के पास, कंपनियों के पास मैसेज है कि ये लोग संगठित नहीं हो पाएंगे और ये हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। शुरुआत में जो जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी संगठित हुए थे और उसके बाद से उनके अंदर एक विचार, एक सोच घर कर गई कि जो कुछ है, जो लोग कर रहे हैं वो कर लेंगे, जो सबका होगा वो हमारा होगा। और इस सोच के कारण सरकार को और कंपनियों को मनमानी करने की छूट मिल रही है। और इसीलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मार्च तक जितने योजनाएं चल रही हैं जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी छटनी की जाएगी और उसके बाद सरकार नए सिरे से कुछ भर्तियां भी करेगी। और ये सरकार पहले से करती रही है और आगे इसी तरीके से करेगी। लेकिन छटनी से हमारे जो काम पर लगे हुए साथी हैं उनके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी और समस्या, वो परेशान होते हैं और उनका जो जीवन का रूटीन है वो बिगड़ता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनियों को भी नहीं करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट अगर बंद होता है तो उन कर्मचारियों को दूसरे प्रोजेक्ट में समायोजित किया जा सकता है, दूसरे विभागों में ले जाकर उनसे काम कराया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई सरकार की पॉलिसी भी नहीं है और सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बनाने की तरफ अभी तक सोच भी नहीं रही है। तो इसीलिए हमारा कर्मचारी साथी कहता है कि सर क्या करना चाहिए ऐसे में। हम सबसे एक ही बात करते हैं कि तो आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर अपनी बात करनी पड़ेगी, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। तो साथियों, चुनावों के दौरान आपने एक डॉक्यूमेंट्री थी 1-1.5 मिनट की, वो देखी होगी। उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया, एक नेताजी जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, तो उनकी जो चुनावी तैयारियों की टीम है वो उनसे प्रचार प्रसार के और लोगों से क्या बात करना है, लोगों को क्या देना है, क्या घोषणाएं करनी है, इस पर चर्चा करते हैं। तो नेताजी अपनी टीम को कहते हैं कि लोगों को देने की कुछ जरूरत नहीं है, जो लोगों के पास है पहले उसको छीन लो और फिर उसी में से कुछ देने की घोषणा करो, लोग इतने में खुश हो जाएंगे। वो 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री केंद्र राज्य सरकारों की पूरी पॉलिसी को
बता देती है कि केंद्र और राज्य सरकारें किस नीति के तहत काम कर रही हैं। ये सरकारों की जो नीतियां हैं वो नीतियां कुछ भी देने की नीतियां नहीं है, वो जो आपके पास पहले से है या था उसे छीन लेने वाली नीतियां हैं। और यह बात पिछले कुछ दिनों के अंदर देश भर में जो ठेका मजदूरों के आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टरों में, बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में जो आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन से ये बात साफ हो चुकी है। और जिन रिफाइनरियों में जो आंदोलन हुए हैं वो कोई प्राइवेट रिफाइनरियां नहीं है, वो सारे के सारे सरकारी उपक्रम हैं, सारे के सारे। जैसे आप सरकारी विभाग में काम करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी भी अपने आप को कर्मचारी नहीं समझे, वो भी ठेका मजदूरी है, उसी श्रेणी में आता है। और ये जो सरकारी रिफाइनरियां हैं या बड़े बड़े जो कारखाने हैं प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी सरकारी उपक्रम है, रिफाइनरियां सरकारी उपक्रम है, कुछ प्राइवेट पावर प्लांट भी हैं। और इस जगह जो हड़ताल हुई है, वो हड़तालों की एक ही मांग है कि हमें 8 घंटे की ड्यूटी कराई जाए, हमें 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए। अभी हो क्या रहा है, अभी 12-12 घंटे इन ठेका मजदूरों से काम कराया जा रहा है। और ये 8 घंटे ड्यूटी की मांग 200 साल पुरानी मांग है। 200 साल पहले दुनिया के अंदर जब मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था, तब उस आंदोलन की यही मांग थी कि हम 20-20 घंटे काम नहीं कर सकता मजदूर, उससे 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए। और उसके बाद ये कानून भी बना, लंबा संघर्ष चला, और ये कानून आप सब लोगों को पता है कि 8 घंटे काम का कानून इस देश के अंदर भी लागू था और इस पर ही सब लोग काम करते हैं। सरकारों ने वो छीन लिया और ये तमाम सारी रिफाइनरियों में, पावर प्लांटों में ये जो हड़तालें हुई हैं वो 8 घंटे काम की बहाली की मांग को लेकर हुई हैं। तो आप सोचिए कि ये सरकार आपकी है कि नहीं है। सरकार मजदूरों की, ठेका मजदूरों की, मेहनत कश की, गरीब की सरकार नहीं है। वह गरीब को इन जो 70 सालों में जो कुछ मिला था उसको छीन लेना चाहती है और छीन लिया है अधिकतर। अभी ये जो लेबर कोड पर जो हल्ला चल रहा है, केंद्र सरकार ने, हमारे खुद प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने 30 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में तब्दील किया है। वो जो 4 लेबर कोड हैं वो इतने मजदूर विरोधी है कि आने वाले दिनों में जितना भी मेहनत कश वर्ग है उसके पास कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक कि वो हड़ताल भी नहीं कर पाएगा, आंदोलन भी नहीं कर पाएगा। ये अधिकार भी इन लेबर कोडों में छीन लिया गया है। और जब मजदूर अधिकार विहीन हो जाएगा तो उसको गुलाम बना लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मुगल काल में थे, जैसे राजे रजवाड़ों के, सामंतों के काल में थे, जैसे अंग्रेजों के समय में थे, ठीक वही स्थिति में भारत के मजदूरों को पहुंचाने की केंद्र सरकार नीति पर जा रही है। इसीलिए ये समय सबका, जितना भी मेहनत कश वर्ग है, सबका एकजुट होने और संगठित होने का समय है। ये जो रिफाइनरियों में, पावर प्लांटों में जो हड़ताल हुई है, हड़तालें चल रही हैं, वो हड़तालों से ये साबित हो गया। और ये हड़तालें किसी यूनियन ने या किसी संगठन ने नहीं कराई, ये स्वतः मजदूर, जो ठेका मजदूर था, जिसकी कोई बात नहीं करता था, कहीं जिसकी चर्चा नहीं होती थी, आउटसोर्स कह लो, अस्थायी कह लो, इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, उस ठेका मजदूर ने अपने अपने कारखानों में स्वतः संगठित होकर 8 घंटे काम की मांग को आगे रखकर आंदोलन शुरू किए, जो बिहार से शुरू हुए, हरियाणा, गुजरात होते हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश में भी पहुंचे हैं। और ये आंदोलन कहीं कहीं हिंसक भी हुए, तोड़फोड़ भी हुई है। और तोड़फोड़ हिंसक होना ये मजदूर की गुस्सा था, जो उसका गुस्सा निकला है। इसलिए कहते भी हैं और
कि जब मजदूर अपनी पे आता है तो वो सब कुछ बदल देता है। और इन आंदोलनों से एक इशारा मिला है, एक संकेत मिला है कि मजदूर ये जो लंबे समय से उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को अब सहने की स्थिति में नहीं है। और ये एक नौकरियों में जो सरकारों ने ठेका प्रथा लागू की है, सो ठेका प्रथा कहना भी अब गलत है। ये एक मानव तस्करी है कि किसी ने, सरकार खुद ये मानव तस्करी करवा रही है। सरकार को अपने दफ्तर चलाने हैं तो वो ठेकेदार से कहती है कि हमको 500 लोग दे दो काम करने के लिए। भाई ये काम खुद सरकार भी कर सकती है, लेकिन वो ठेकेदार के जरिए लेती है। ये मानव तस्करी है एक तरीके से। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे और वहां पे ये वादा करके आए कि हम हिंदुस्तान से आपको 50,000 मजदूर देंगे। तो ये जो मानव तस्करी वाली नीति पर सरकार चल रही है, ये नीति पूरे समाज को, पूरे देश को गुलाम बनाने वाली नीति है। इसका विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। धीरे धीरे ये लड़ने की मानसिकता लोगों में बनने लगी है और इसलिए ये हड़तालें जगह जगह पर हुई भी हैं और हो भी रही हैं। हमारे तमाम सारे जो साथी हैं वो बहुत जल्दी एक दो बार आंदोलनों में हिस्सेदारी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, और वो निराशा में चले जाते हैं और धीरे धीरे आंदोलनों से दूरी बनाने लगते हैं और कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आ जाते हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, ये लड़ाई कोई एक दो दिन में जीतने वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई धीरे धीरे विकसित होकर जब अपने चरम पर पहुंचती है तब जीती जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ थोड़े बहुत वेतन बढ़वाने की भी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई सरकार की उन नीतियों को बदलवाने की लड़ाई है जिन नीतियों के कारण आप लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, आपको जो अधिकार विहीन बना दिया गया है। अब वो नीतियां कौन सी हैं? आज ये हमारे देश के अंदर ही, और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, कि ये सरकारें पूरी तरीके से पूंजीवादी, पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली नीतियों पर चल रही, पूरी तरीके से। मतलब जब सरकारें पूंजीपतियों के, अकेले पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करने लगती हैं, तब समाज, लोग, जनता, मेहनत का सब हाशिए पे चले जाते हैं, वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाते हैं। और आज ये हिंदुस्तान में ये दिखाई देने लगा है। 3 तरह की नीतियां होती हैं। एक, गांधी जी को ले लीजिए। गांधी जी की विचारधारा है, वो एक समाजवादी विचारधारा है। वो गांधीवादी समाजवाद उसको कहते हैं। उनका ये कहना है कि, और गांधीवादी समाजवाद ये कहता है कि देश में जनता की सरकार होना चाहिए और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नेहरू जी ने जिन नीतियों पर चले थे, उनका स्पष्ट मानना था कि जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे वो जनता के लिए काम कर सके। यानी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा तब सरकार जनता के लिए काम कर पाएगी। दूसरी है पूंजीवादी नीतियां, जिसमें हमारे मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी ने सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के नियंत्रण में दे दिया है। सारे संसाधनों को, जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र था, सबका निजीकरण कर दिया है। बिजली सेक्टर, एजुकेशन भी जाने वाला है, रोडवेज पहले ही चला गया, परिवहन व्यवस्था पहले ही चली गई, रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है, बैंक भी गए, LIC भी गए, तमाम सारे जो पब्लिक सेक्टर थे, रिफाइनरियां भी निजी क्षेत्र में है। तो ये तमाम सारे जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो सब पूंजीपतियों को सौंप दिया गया। टेलीकॉम सेक्टर भी पूंजीपतियों के हवाले है। तो मोदी जी ने पूरा का पूरा पूंजीपतियों को दे दिया, सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं बचा। अब सरकार सिर्फ जो है टैक्स से चल रही है। नेहरू जी की सरकार अपने संसाधनों से होने वाले इनकम से चलती थी। मोदी जी की सरकार अब सिर्फ टैक्स से चल रही है, क्योंकि उन्होंने सारे संसाधन पूंजीपतियों को दे दिए हैं। ये 2 विचारधारा है।
और आज जो संकट दिखाई दे रहा है वो मोदी जी की जो विचारधारा है, उनकी जो नीतियां है, उसके कारण दिखाई दे रहा है कि आज मजदूर के पास कुछ नहीं बचा है। पूंजीपति सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है और वो चाहता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं, तब तो उसको मुनाफा बढ़ेगा। जबकि सरकार के नियंत्रण में अगर ये होता तो सरकार अपने कायदे कानून लागू करवाती और उसमें मजदूर को, कर्मचारी को थोड़ा किफायत होती। एक तीसरी विचारधारा भी है जिसको कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, जो मार्क्सवाद की थ्योरी है। कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहती है कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर मेहनत कश का, मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए और उससे होने वाले मुनाफे से उनका विकास, मजदूरों का विकास होना चाहिए। उनके आर्थिक बेहतरी के लिए काम सरकारों को करना चाहिए। तो ये तीन विचारधारा है। इस समय ये देश धुर पूंजीवादी व्यवस्था में चल रहा है और इसलिए ये तमाम सारे संकट हमारे सामने आ रहे हैं। और संकट इसलिए आ रहे हैं कि अब सरकार किसी भी तरीके की, किसी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शिक्षा विभाग में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, 2.5-3 लाख हैं, उनकी भी परीक्षा लेकर उनकी भी छटनी की तैयारी सरकार कर रही है। यानी अभी हमारे पास जो स्कूल हैं, तमाम सारे तो बंद हो गए हैं, मध्य प्रदेश में 22-24 हजार स्कूल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है अगले कुछ सालों में तमाम सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यानी सरकारी शिक्षा से हमारे समाज के एक बड़े तबके को वंचित कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग में मिलने वाली नौकरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे रोडवेज में खत्म हो गई, जैसे निगम मंडलों में खत्म हो गई। जब सरकार, जो लोग नियमित नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कैसे ली जाए, उनकी छटनी कैसे की जाए, इसका रास्ता तलाशने लगे, तब क्या होता है, तब आप हमारे जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो जिंदा रहने लायक वेतन की मांग कर रहे हैं, जो अपने रोजगार में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों की तरफ सरकार बहुत आसानी से ध्यान नहीं देगी। कब तक नहीं देगी? जब तक कि हम लोग संगठित होकर सरकार के ऊपर एक दबाव नहीं बनाए, आम लोगों को भी ये न बताएं कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हमसे सरकार 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 में काम करा रही है। पंचायतों के जो कर्मचारी हैं उनसे 3-3 हजार में काम करा रही है। अभी आज हमारे पास में एक और रोजगार सहायक का फोन आया, मैसेज आया कि सर हमको 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। रोजगार सहायक जो पंचायतों में जिसको उप सचिव का भी दर्जा शिवराज सिंह ने दिया था, 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा भी हैं, ये भी इनसे भी सरकार नहीं डर रही है, इनकी भी सरकार ने नहीं सुनी। उसी पंचायत में जो पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर वगैरह वगैरह जो काम कर रहे हैं, वृत्त सफाई कर्मी, उनको 3,000, 4,000, उन 6 महीने, 8 महीने, साल भर वेतन नहीं मिलता है। और इसमें तो सरकार ने इनके लिए वेतन का कोई व्यवस्था भी नहीं की है। सिर्फ पंचायत दे दे तो ठीक, नहीं दे तो नहीं ठीक। स्कूलों, छात्रावास में बड़ी संख्या में अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के, 6 महीने हो जाते हैं, वेतन नहीं मिलता। मिलता कितना? 5,000। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति तो आप सब लोगों को पता है। कहने को तो सरकार के तमाम सारे नियमों, कायदे, कानून है, लेकिन वहां भी 8-8 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हर जगह यही एक ही तरीके की समस्या है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला, 8 महीने से वेतन नहीं मिला। कितने शर्म की बात है। इससे हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि आप जो काम आप नियमित कर्मचारी से 50,000, 70,000, 1 लाख में कराते थे, वह काम 6,000, 8,000 का कर्मचारी कर रहा है, 5,000 का, वही वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर आपको सरकार कहने का अधिकार तो आपने खुद गवा दिया कि आपको सरकार कैसे कहें। सरकार का मतलब सिर्फ भाषण देना तो नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम है, दिन में 8-8, 10-10 आयोजनों में भाषण देते हैं और उनके आयोजनों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता है।
मेरी एक अधिकारी से बात हुई, अधिकारी ने कहा काफी, मतलब मैं भोपाल में था तो कुछ अधिकारियों से मिला, बातचीत भी हुई। हमने कहा देखो ये छोटा सा वेतन देते हैं, आप वो भी नहीं देंगे तो बताइए लोग कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने जितने भी ज्ञापन भेजे वो ज्ञापन बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन हम लोगों के पास भी समय नहीं है इन ज्ञापनों को पढ़ने का। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने मतलब आप इस उन्होंने मतलब सामान्य बोलचाल की बात हमें कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हम सब लोग इस समय मुख्यमंत्री मंत्रियों के सभाओं के व्यवस्थाओं में ही व्यस्त हैं। यदि हम लोग अगर सभाओं की व्यवस्थाएं नहीं करें तो उनको सुनने के लिए 500 लोग भी नहीं आए। वहां भीड़ लाना, मंच बनाना, सारी व्यवस्थाएं करना, खाना पीना, गाड़ियां, ये सारी व्यवस्थाओं में पूरा प्रशासन मध्य प्रदेश का लग जाता है, हर जिले का। अब जो पूरा प्रशासन पुलिस से लेके कलेक्ट्रेट तक का सारा प्रशासन जब मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों की सभाओं की व्यवस्था में लग जाएगा तो आप लोगों की तरफ, जनता की तरफ कौन ध्यान देगा? तो सरकार एक ही काम कर रही है, महीने में एक बार लाडली बहना को पैसे डाल देती है और बाकी 29 दिन को भाषण देती है, जिससे अगर आपका समस्या का समाधान हो सकता है तो कर लेना। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार ऐसे लोगों की, जिन लोगों को सरकार की जरूरत है, उनकी बात नहीं करती। और इसलिए साथियों, हम सब लोग ने कोशिश की, प्रयास किया कि इन लोगों को संगठित किया जाए। कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए और कुछ हद तक हम लोगों ने इसको मुद्दा भी बनाया, बात भी होने लगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार का अभी तक कहीं कोई ऐसा रवैया दिखाई नहीं दे रहा कि वो आपके 2 पैसे भी बढ़ाने वाली है। ये सच्चाई है। और 2 पैसे इसलिए भी नहीं बढ़ाना चाहती, उसे मालूम है कि हम इतने ताकतवर हो गए कि अगर थोड़े बहुत वोट हमारे खिलाफ भी चले जाएंगे तो भी हम सरकार बना लेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए काम कर रही है, और उतने वोट उन्होंने अपने तैयार कर रखे हैं। और इसलिए वो तब तक आपको कुछ नहीं देगी जब तक कि आप उसके अंदर ये डर पैदा नहीं करेंगे कि नहीं, हमारे लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम आपके लिए ये नहीं होने देंगे। तो हम वही लड़ाई को खड़ी कर रहे थे, हम उसी संघर्ष को विकसित कर रहे हैं जिससे सरकार डरे। और जब सरकार डरेगी तब ही हम लोगों का कुछ हो सकता है, हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है। आप यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पर तमाम सारे जगह पर आपने केंद्रीय श्रम मंत्री मांडवियाल जी का भाषण सुन रहे होंगे, अभी भी चल रहा है वो यूट्यूब पर, कि साहब वो हम फ्लोर वेज तय करने वाले हैं, महिला और पुरुष कामगारों को समान वेतन मिलेगा। वो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, मतलब वो तो प्रशिक्षित होते हैं ना, बढ़िया भाषण देते हैं। हम तो सही से बोल भी नहीं पाते हैं, हम तो अपनी जो हमारे पास है हम वही बोलते हैं। तो मांडवियाल जी का भाषण आप लोग सुन रहे होंगे। वो पिछले 1 साल से एक ही बात कह रहे हैं, यह मजदूर वर्ग के साथ अन्याय खत्म हो जाएगा, केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करेगी, हमने 4 लेबर कोड बना दिए हैं, सबको समान काम का समान वेतन मिलने लगेगा। यही बात वो बोलते चले आ रहे हैं, अभी भी पार्लियामेंट में उन्होंने यही बात दोहराई है। मतलब एक श्रम मंत्री 1 साल से लगातार जब भी अवसर आता है वो कहता है कि फ्लोर वेज केंद्र सरकार तय कर रही है। आप लोगों ने अभी तक सुना कि वो फ्लोर वेज कितना है, कितना तय किया? अभी तक तो तय कर लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि साहब केंद्र सरकार ने कहा है कि अब फ्लोर वेज 15,000 रुपए महीना है, इससे कम कोई राज्य सरकार नहीं देगी। ये कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया। सिर्फ फ्लोर वेज केंद्र सरकार तय करेगी, और यही कहते कहते उन्होंने 1 साल निकाल दिया। अब उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल में हो सकता है वेतन बढ़े, लेकिन वो भी संभव नहीं है। हमने जितने भी लोगों से बातचीत हुई, जो लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, मेरी तमाम लोगों से, ये सरकार 1 अप्रैल तक भी फ्लोर वेज तय नहीं कर रही है।
कारण ये है कि अभी जो देश भर में स्ट्राइक हुई है, हड़तालें हुई हैं 8 घंटे काम को लेकर, उसने केंद्र सरकार को सीधे चुनौती दी है। और उन्हें मालूम है कि जिस दिन हमने फ्लोर वेज की घोषणा की उस दिन इस देश के अंदर विद्रोह हो जाएगा, मजदूर वर्ग की तरफ से विद्रोह कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्लोर वेज सरकार जो तय करने वाली है, कोई कहता है कि केंद्र के समान हो जाएगी और इतना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 23,000, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार की मंशा 20,000 25,000 न्यूनतम वेतन देने की होती तो वो ये शब्द नहीं कहते कि हम फ्लोर वेज हम तय करेंगे, वो ये कहते कि हर राज्य में केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन होगा, इससे कम कोई राज्य सरकार नहीं देगी। लेकिन ये शब्द केंद्रीय श्रम मंत्री ने नहीं बोला है। तो वो फ्लोर वेज जो पहले से न्यूनतम वेतन तय है, उसके बाद ये फ्लोर वेज तय करने की जो बात आ रही है, जो ये है कि आपको मिल रहा है न्यूनतम वेतन से भी कम फ्लोर वेज तय होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। और इसीलिए सरकार अभी फ्लोर वेज की को घोषित करने से बच रही है। और जिस तरीके से रिफाइनरियों में, पावर प्लांटों में, बड़े बड़े उद्योगों में हड़ताल हुई है, उसने केंद्र सरकार को भी चिंतित किया है कि यदि ऐसे में फ्लोर वेज की घोषणा कर दी जो बहुत कम रहने वाला है तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसी चर्चा है कि अगले 6 महीने तक भी केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करने वाली नहीं है। 1 अप्रैल के बाद वो कुछ नोटिफिकेशन टाइप का लाएगी जिस पर 6 महीने चर्चा कराएगी, उसके बाद लोग करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेबर कोड, मतलब हमारे श्रम कानून तो खत्म कर दिए थे काफी पहले, और उसके बाद जो लेबर कोड बने उनको भी पूरी तरीके से सरकार लागू नहीं कर पा रही है। क्योंकि डरी हुई है। उसे मालूम है कि लेबर कोड लागू होते ही किसी भी तरीके के अप्रत्यक्ष आंदोलन खड़ा हो सकता है। और इसका संकेत 12 फरवरी को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी, जिसका भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया था, उससे मिल गए थे। वो ऐतिहासिक हड़ताल थी और 12 फरवरी की हड़ताल का जो संदेश था, उससे जो मजदूर वर्ग में जागरूकता आई, उसी का नतीजा है कि आज जिन उद्योगों में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक मजदूर काम करता है, ठेका मजदूर है, वहां हड़तालें हो रही हैं। वो एकजुट हो गए, एक संदेश पहुंच गया, लोगों के पास मुद्दे पहुंच गए। और आज पूरे देश के अंदर न्यूनतम 25,000, 26,000 वेतन होना चाहिए, 30,000 तक न्यूनतम वेतन होना चाहिए। ये चर्चा का विषय बन चुका है, मजदूर वर्ग की ओर से बना दिया गया, उनके बीच में काम करने वाले संगठनों की तरफ से बना दिया गया है। अब ऐसे में सरकार 25,000 से कम फ्लोर वेज तय करती है तो निश्चित रूप से एक बड़े व्यापक मजदूर आंदोलन का उभार इस देश के अंदर आप सब लोगों को देखना पड़ेगा। और जो इस मोदी जी की जो पूंजीवादी नीतियां हैं, उनसे मुक्ति पाने का रास्ता भी बनाएगा। तो साथियों, हम सब लोग जो है उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिस वर्ग की बात आजकल राजनीति में होना लगभग बंद हो गई है। आपने तमाम सारे नेताओं को सुनते हैं, विधायकों को सुनते हैं, मंत्रियों को सुनते हैं, कोई मजदूर वर्ग की, खास करके ठेका मजदूरों की बात नहीं करता। कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? वो भी तो करोड़ों की संख्या में, वो भी तो वोटर हैं। आप जब सरकार अपने वोटर की चिंता नहीं कर रही है और उसे मजदूर के वोट की चिंता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के इस मेहनत कश वर्ग की बात सरकारें, नेता, मंत्री नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन इनकी बात करने लगेंगे, जिस दिन इनके सवाल उठाने लगेंगे, उस दिन ये जो पूरी व्यवस्था और पॉलिसी बनाई है सरकार ने ठेकेदारों को, कंपनियों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले, वो ध्वस्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और ये करना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी भी ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, वो सब किसी न किसी नेता की, उसके रिश्तेदार की हैं। तो वो इसको बनाए रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, और इसलिए आप लोगों की बात कोई नहीं करता है। आपने देखा होगा कि 12 फरवरी की इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। लाल झंडे की उन्होंने लड़ती रही। हम जैसे स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग भी इस मुद्दे को उठाते रहे, लड़ रहे, लेकिन किसी नेता ने आकर इसमें
ये नहीं कहा कि हड़ताल का हमारा समर्थन है, हम इस हड़ताल को में हिस्सेदारी करेंगे, ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। तो साथियों, ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई भी है। ये मजदूर वर्ग के हक और अधिकार को हासिल करने की लड़ाई है जो छीन लिया गया है, और ये आप सब लोग संगठित होकर ही हासिल कर सकते हैं। एक और बात है कि जो मैंने बताया कि जो संगठन बीएमएस, मध्य प्रदेश के अंदर बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ दो बड़े संगठन हैं, और बड़े संगठन इसलिए नहीं है कि लोगों का मजदूरों का समर्थन प्राप्त है, बड़े इसलिए है कि 25 साल से इनकी समर्थक पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। तो स्वाभाविक जो सत्ता में होता है उस संगठन के प्रति लोगों का झुकाव होता जाता है। अगर वैसे झुकाव नहीं होता तो डरा कर भी झुकाव कर लिया जाता है। तो ये सबसे मजबूत संगठन है कि दो, और इन्हीं दोनों संगठनों के कारण मध्य प्रदेश में इस मेहनत कश वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। आप बताइए, मतलब आउटसोर्स प्रथा जो लागू की गई मध्य प्रदेश में बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ के रहते हुए ही लागू की गई। अस्थायी प्रथा जहां 3000, मतलब पंचायतों में 3000, स्कूलों में 5000 की तनख्वाह मिल रही है और 8-8 महीने से वेतन नहीं मिलता है, ये इन्हीं संगठनों के रहते हुए हो रहा है, हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सरकार को इन लोगों की सहमति है, उन्होंने सरकार को ये भरोसा दिलाया है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इनको भ्रमित करके रखेंगे, इनकी एकता नहीं बनने देंगे, आप अपने हिसाब से चलाइए, सरकार को कोई जरूरत नहीं है देने की। और चिंता की बात यह है, इसके बाद भी हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में काम करने वाले कुछ लोग इन संगठनों की तरफ जाते हैं, झुकते हैं, उनको माई बाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि इन संगठनों का अब तक का रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने जब रोडवेज में कर्मचारी लड़ रहा था तब ये पहुंचे वहां पर, और वहां पर भी इन्होंने सरकार होने का दबाव डालकर उस संघर्ष को कमजोर किया और रोडवेज बंद करने में सरकार सफल हो गई थी। अब सरकार का अगला निशाना ऊर्जा विभाग को बंद करना और शिक्षा विभाग को बंद करना है। इस दोनों सेक्टर पूरी तरीके से निजी हाथों में सरकार सौंपना चाहती है, और इसलिए कम से कम इन दो क्षेत्रों के जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें तो ऐसे संगठनों से जो निजीकरण के पक्षधर संगठन हैं, जो सरकार से लड़ नहीं सकते, उनसे दूर हो जाना चाहिए और अपने दम पर एक निर्णायक लड़ाई इनको लड़नी चाहिए, जैसे कि तमाम सारी रिफाइनरियों के मजदूर अपनी दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसी आपने देखा होगा कहीं भी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक हुई, कहीं आपको बीएमएस का झंडा नहीं दिखा होगा कि सब बीएमएस के लोगों ने वो हड़ताल कराई या बीएमएस के लोगों ने उनके पक्ष में मजदूरों का हक की बात की। नहीं, उल्टे जब पानीपत, जब बरौनी की रिफाइनरी में स्ट्राइक हुई बिहार में, तो बीएमएस के लोगों ने उस मजदूरों के हड़ताल के विरोध में बोला, पत्रकार वार्ता की कि ये राजनीति से प्रेरित हड़ताल है। यानी हम लोग जब ज्ञापन देते हैं या मजदूर वर्ग जब हड़ताल करता है तो वो राजनीति से प्रेरित हड़ताल हो जाती है। जब बीएमएस राज्य कर्मचारी संघ ज्ञापन देते हैं तो वो देशभक्ति हो जाती है, वो गैर राजनीतिक हो जाती है। कि कौन सा दोहरा चरित्र है हमारे, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि जब जो सरकार 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए वेतन लेने वाले शिक्षकों को निकालने की तैयारी कर रही हो, उस सरकार की मंशा को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो शिक्षकों को भी देखो, वो शिक्षकों के सारे संगठन, शिक्षकों का ज्यादातर संगठन जो है राज्य कर्मचारी संघ और बीएमएस के इर्द गिर्द सरकार के आसपास घूमने लगे। निश्चित रूप से जो एक कहावत है ना, तो कि आप जब घोड़े के पीछे खड़े हो गए तो दलत्ती मारेगा ही। तो आप सरकार के आसपास घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे वो कम से कम डरेगी तो नहीं। और सरकार को अगर डराना है तो आपको सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों को लेकर संघर्ष करना होगा। तो साथियों,
भले ही सरकार कितनी भी अपने आप को जो है मजदूरों से दूर रखने की कोशिश करे, उनके ऊपर कितना भी अत्याचार अन्याय करे, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा होती है। मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय को 20-25 साल हो चुके हैं, 20-25 साल हो गए, कम नहीं है। तो अब इसका अंत होना है। एक हमारे साथी ने और एक सवाल पूछा था कि साहब मध्य प्रदेश की सरकार सुनती क्यों नहीं? निश्चित रूप से नहीं सुनेगी, और सुनने की वजह है कि मध्य प्रदेश के अभी तक 3 कर्मचारी संगठन आंदोलन अपनी मांगे मनवाने में सफल हुए थे। पहला शिक्षा कर्मी, दूसरा पंचायत कर्मी, तीसरा गुरुजी। क्यों सफल हुए थे? क्योंकि इन्होंने अपना नेता तैयार किया और सरकार से लड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। बाकी लोग सरकार अपना नेता ही तय नहीं कर पाए। एक अतिथि शिक्षकों का उदाहरण ले लो, 20 साल से अन्याय सह रहे, लेकिन उनने 20 साल में अपना एक नेता तैयार नहीं किया, अपना एक ऐसा संगठन तैयार नहीं किया जिससे सरकार डरे। अब आप बार बार सरकार की गोद में बैठेंगे तो सरकार गोद से उठार के फेंकेगी ना, आपको तो फेंक रही है। इसीलिए साथियों, हम को अपना नेता तैयार करना पड़ेगा, अपना संगठन तैयार करना पड़ेगा जिससे सरकार डरे। सरकार को डराने वाला नेता, सरकार को डराने वाला संगठन जिस दिन आपका बन जाएगा, तैयार कर लेंगे, उस दिन आप जो है जिस आउटसोर्स अस्थायी प्रथा से मुक्ति पा लेंगे। ये जो आउटसोर्स वाली नौकरी है वो मानव तस्करी है जो कुछ सरकार कर रही है। हमें इस बुराई को खत्म कराना है, कम से कम मध्य प्रदेश में। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। हम लोग आने वाली 28 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की तैयारियां भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इस संबंध में एक बैठक भी करेंगे अपने लोगों की, और पूरी योजना के साथ, रणनीति के साथ हम अपना मुद्दा, अपनी बात कहते रहेंगे। हम इस मानव तस्करी जैसी आउटसोर्स प्रथा का, गुलामी जैसी अस्थायी प्रथा का अंत कराकर ही दम लेंगे। ये हमारा विश्वास, भरोसा है। इस चर्चा को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। एक बार फिर चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।